कि इवन इफ यू विन यू आर स्टिल अ रैट, मतलब इवन इफ यू आर द बेस्ट एम्प्लॉई यू आर स्टिल अ रैट, यू बिलोंग टू द रैट रेस। और अगर ट्रेडिशनल बिजनेस आप करते हो, एक बार हिंदी में भी बता दीजिए। क्योंकि जो कॉर्पोरेट 9 to 5 मुंबई में जॉब रहती है उसको हम रैट रेस कहते हैं, कि अगर आप बेस्ट एम्प्लॉय भी बन गए तभी भी आप एक चूहा दौड़, हाँ चूहा दौड़ी हो, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते, बिकॉज ऑफकोर्स यू आर वर्किंग विद समवन एल्स। और अगर ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो उसमें ये लिखा था यू डोंट ओन द स्मॉल बिजनेस, द स्मॉल बिजनेस ओन्स यू, मतलब आप एक बिजनेस को ओन नहीं करते, वो आपको ओन करते हैं। और मैंने देखा जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे वो लाइफ ऑफ फ्रीडम नहीं जी पा रहे थे, जो मैंने वेस्टीज में देखी थी, क्योंकि मैंने सूरत का FRU अटेंड किया था इन 2018, और तब मैंने डिसाइड किया कि इतना अच्छा बिजनेस ग्रोथ हो रहा है और हेल्थ भी मिल रही है तो व्हाई नॉट कंटिन्यू दिस। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप लोगों के पास जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, यस, लोग सवाल नहीं करते कि आप इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अच्छे बड़े वकील बन सकते थे, तो फिर आप ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों बिल्ड कर रहे हैं? पापा की अच्छी जॉब है तो पूरी फैमिली मिलकर इस बिजनेस को क्यों बिल्ड कर रहे हैं? ऐसी क्या परेशानी है? सर उसमें वही मेरा वाई है वो मैं पहले शुरुआत में क्लियर कर देती हूँ, ड्रीम एक्सरसाइज सुन के गई हूँ तो फर्स्ट जब मैं मेरी ड्रीम बताती हूँ कि मेरा ड्रीम क्या है, मेरा अल्टीमेट एम क्या है इस बिजनेस का, किसी की सर हिम्मत नहीं होती पूछने के लिए वाई बीइंग एडवोकेट यू आर स्टिल इन दिस। इनफैक्ट मुझे लोग बोलते हैं सर अच्छा आप वकील नहीं हो, वकील होते तो आपको झूठे गवाह देने पड़ते, पर यहाँ पे आप सच्चाई के रास्ते पे चल के अच्छा काम करो, लोगों से मुझे फीडबैक आता है। तो आप अब NM पाटिल साहब से भी एक कदम आगे बढ़कर काम कर रही हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती है? सर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। शुरुआत में ऐसे लगा था पता नहीं सेकेंड जनरेशन की टीम एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, क्या होगा सब कुछ, पर आज अगर 10 कॉल आते हैं उसमें से 8 मुझे आते, 2 पापा को आते, तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। इनफैक्ट मुझे बहुत मैं एंजॉय करती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो वेलनेस इंडस्ट्री है, और खास करके सर पिछले लास्ट 1 ईयर से मैं एग्रीकल्चर में बहुत जुड़ गई हूँ, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम लॉन्ग टर्म एम था एग्रो बिजनेस करना ही ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जब मैं मैंने सॉइल के बारे में जाना, थोड़ा ईशा फाउंडेशन सदगुरु सर को मैं फॉलो करती हूँ, वहाँ पे मैंने देखा सॉइल इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग। और मैंने देखा अरे यहाँ पे पैसा तो आ रहा है, शायद मैं पैसा कहीं पे भी कमा सकती, कॉर्पोरेट जॉब बहुत अच्छी ऑफर हुई थी, पर यहाँ पे जो समाज सेवा हो रहा है, सॉइल का भी ये हो रहा है, वी आर कंजर्विंग द सॉइल, प्रिजर्विंग द सॉइल, तो ये कहीं मुझे और नहीं मिलता सर, इसलिए 100%। मतलब एक 8वीं फेल व्यक्ति भी एग्री पर काम कर सकता है, और एक इतने पढ़े लिखे जो लॉयर हैं, खुद लीगल एडवाइजर हैं, वो भी एग्री पर काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स सबको एम्पावर करते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। ये खूबसूरती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। आप कुछ बता रहे हैं? सर मैं अभी खुद शुरुआत में LLM हो गया, फिर मैं सोचती थी मैं एग्री ब्रांड कैसे दूँ, महाराष्ट्र में, ऊपर फिर भी मराठी में गड़बड़ हो जाती है। मुंबई में मेरा बॉर्न एंड बॉटम है, शेतकरी मतलब किसान क्या कहेंगे, अरे कौन आ गई क्या बोल रही है, ये पेन क्या है ये, पर अब जब मैं लेती हूँ सर वो मुझसे इतना कनेक्ट होते हैं, मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन आई कुड एवर चूज। वहाँ पे वो खाना देते हैं, उनके अभी अपने वेस्टिज के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो मेथी देते हैं, धनिया देते हैं, लगता है थैंक गॉड कि पापा ने बिजनेस स्टार्ट किया और ये मुझे मिला, क्योंकि जो किसान है ना वो मुझसे कनेक्ट होते हैं। मुझे नहीं लगा था ये होगा कभी लाईफ में, मुझे कॉल आते दीदी काय यूज करू, हे कसं घालू, ते काय करू, हे खूप छान रिझल्ट आला, हा व्हिडिओ है, और जब वो सुनती हूँ लगता है ये सही डायरेक्शन में जा रही हूँ लाइफ में। हम अगले महीने की 10 तारीख के लिए काम नहीं करते दोस्त, अगली पीढ़ी के लिए काम करते हैं। पिताजी नीचे बैठकर ताली बजा रहे हैं। मैं NM पाटिल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जगह पर खड़े हो जाए, आपको क्रेडिट जाता है, आपने निर्णय लिया। एक बार स्पॉटलाइट। आज NM पाटिल साहब बहुत खुश होंगे, एक बहुत बेहतरीन जॉब में है, और मैं कह सकता हूँ कि पाटिल साहब को तो जॉब पर जाना पड़ता है, और अंकिता जी जॉब पर नहीं जाती हैं, ये फुल्ली फ्री हैं। तो आपने निर्णय लिया और उसके फ्रूट्स सेकंड जनरेशन को मिल रहे हैं कि हमने आज सेकंड जनरेशन को यहाँ पर इनवाइट किया। थैंक यू सो मच अंकिता जी। अस्मिता बहन को प्लीज माइक पास कर दीजिए। मजे की बात है कि सेकंड जनरेशन का इंटरव्यू ले रहा है। बिल्कुल, ये खूबसूरती है इस बिजनेस की। एक पीढ़ी निर्णय और सुनो, और दोनों बाप नीचे बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं। बिल्कुल। मेरी मदद के लिए कल्पेश भाई हमारे DCD सूरत से, मैं उनको मंच पर बुला रहा हूँ ताकि वो मेरी बात उन तक पहुँचा सकें। गुजराती में अस्मिता बहन बात करने में कंफर्टेबल हैं। माइक यहाँ पर पोडियम पर रखा है कल्पेश भाई।
अस्मिता बहन इसे आपसे इसे कहते हैं विनिंग टीम। देखो मतलब ट्रांसलेटर के लिए तेलुगु के लिए ट्रांसलेटर अलग चाहिए, गुजराती के लिए अलग चाहिए, मलयालम के लिए अलग चाहिए, मराठी तो खैर चल गई। आप सोचो क्या है विनिंग टीम। और एक माइंड मतलब वेरिएंट ही खत्म हो गया, माइंडसेट ही चेंज हो गया। नो लैंग्वेज सोचो। और सबके ट्रांसलेटर्स उनकी अपलाइन है, मतलब अपलाइन कितनी मदद करती है, किस हद तक जाकर मदद करती है, या देखिए। अस्मिता बहन आपसे जानना चाहेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, आपको क्या संघर्ष रहा कुछ, और फिर प्रेस्टीज बिजनेस कैसे मिला। મારું નામ ખોખરિયા સ્મિતા છે। મેં આ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો ત્યારે મારે સવા મહિનાનો છોકરો હતો, પણ પ્રેશર બહુ હતું કે મહિનો પૂરો ન થાય ને પહેલાં પૈસા પૂરા થઈ જતા હતા। ડિલિવરીના પૈસા બહારથી લાવીને ડિલિવરી કરી હતી, ડૉક્ટરને પૈસા દેવાના બાકી હતા, પણ પ્રેશર એટલું હતું। હવે હું કરીશ કે સિલાઈ મશીનનું કામ કરતી હતી તો એવું થતું હતું કે સિલાઈ મશીનનું કામ કરતી હતી તો 5,000 10,000 આવે છે તો એનાથી મારા છોકરાના સપના પૂરા થશે, પણ હવે તો બાળક નાનું છે તો કેમ કરીશ। પણ થેન્ક યુ અશ્વિનભાઈ કે મારા નણંદના હસબન્ડ છે તો એ આવ્યા કે ખબર પૂછવા આવ્યા હતા કેમ છે અને આ બિઝનેસ બતાવ્યો, મેં સ્ટાર્ટ કર્યો તો ત્યારે अस्मिता बेन ने जब बिजनेस शुरू किया तो 1 महीने का बच्चा था, और अस्मिता बेन ऐसे कह रही हैं कि महीना बाद में ख़त्म होता था, पैसा पहले ख़त्म हो जाता था। इस परिस्थिति में डिलीवरी जब की तो भी लोगों से पैसा लेकर डिलीवरी की है, तो उस हिसाब से अस्मिता बेन ने बिजनेस को स्टार्ट किया। यस। कितने रुपए महीने की इनकम की जान सकते हैं। हस्बैंड की इनकम कितनी थी महीने की? 30,000 की थी 30,000 અને 12 જણાનું ફેમિલી હતું, 5 लोगों का परिवार, 12 12 लोगों का परिवार, 12 लोगों का परिवार। और 30,000 रुपए में वो खर्चा चलता था। यस। તો 1 મહિનાને બાળક સાથે લઈને મેં બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યો હતો કે મારા હસબન્ડને 5,000 કોઈની પાસે માગવા જવું પડે એના કરતાં હું કંઈ કરું એમ। તો શરૂઆતમાં તો હસબન્ડે પણ ના પાડી હતી કે બાળક નાનું છે તો તું કેમ કરીશ, ત્યારે મેં એટલો જ જવાબ આપ્યો તો હું ગમે એમ કરીશ પણ કોઈની પાસે પૈસા માગવા નહીં જવા દઉં। जब बिजनेस शुरू किया तो हस्बैंड ने मना किया था। अस्मिता बेन की एक ही इच्छा थी कि किसी के पास हाथ लंबा नहीं करना पड़े। वही हिसाब से अस्मिता बेन ने डिसीजन लेकर बिजनेस शुरू किया ताकि 5,000 भी आएगा तो हस्बैंड को मदद मिलेगी। यस। તો 3 મહિના તો હસબન્ડે પણ ના પાડી, પણ 10,000નો ચેક આવ્યો ત્યારે મેં ખાલી એટલું જ કીધું ધર્મેશ મને 10,000 આવ્યા, તો ત્યારે એણે એટલું કીધું તને કોણે આપ્યા એમ, અને પછી સપોર્ટ કરવાનું શરૂ કર્યું। પણ એક મીટિંગ 3 મહિના પછી એવી આવતી હતી કે બાળકને મૂકીને હું જઈ શકું એમ નહોતી, ત્યારે મેં એટલું જ કીધું કે તમે મીટિંગ એટેન્ડ કરો એમ, ત્યારે એણે બિલકુલ ના પાડી હતી કે એને ઇન્ટરેસ્ટ તો હતો જ નહીં બિઝનેસમાં। મેં કીધું તમે મીટિંગમાં જાઓ, ત્યારે એવું કીધું હતું કે મારે મીટિંગમાં નથી જવું, આજે મારે રજા છે ને શું છે એમ। પણ ત્યારે પૂર્ણિમા સિંહ કે ભાડે રહેતા હતા મકાનમાં, અને ઉપર મકાન માલિકનું પેલું પાણી की टाकी आती એ સાફ करने के लिए जाना था, તો મારા હસબન્ડે એવું કીધું કે ટાંકો સાફ કરવા જવાનું છે તો મારે નથી જવું મીટિંગમાં એમ। મેં નહીં આજે ગમે એમ કરો પણ મીટિંગમાં તો જવાનું જ છે, નહીંતર આખી જિંદગી તમે મકાન માલિકના ટાંકા સાફ કરશો। अस्मिता बेन ऐसा कह रही हैं कि हस्बैंड बहुत